हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कल हुए डीएलएड पेपर की रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस कंप्लीटली एनालाइज करेंगे विद सॉल्यूशन। तो आप चेक करना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए। अगर ये एग्जाम आप नहीं भी देकर आए हैं और उत्तराखंड का कोई भी आने वाला एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। 50 के 50 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको इससे ये आइडिया लगेगा कि उत्तराखंड के पेपर्स में किस तरह की रीजनिंग अभी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मेरे पास सेट डी है, तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। आपके पास जो भी सेट हो ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो था, इसमें आपको मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन दिया था। आपको क्या करना होता है, देखो सबसे पहले इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पर मुझे इज कॉमन दिख रहा है, तो इज यहाँ पर भी इधर साइड में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो 3 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब इज के लिए हम 3 को यूज कर रहे थे। और फिर पहले और तीसरे को देखो, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। फिर पहले और चौथे को देखो, यहाँ पर मुझे ब्लैक कॉमन दिख रहा है। तो अगर ब्लैक कॉमन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इधर साइड में भी इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो आप देखो 2 कॉमन है, तो इसका मतलब ब्लैक के लिए हम कोड यूज करेंगे 2। ठीक है, और इसी तरीके से फिर पहले और लास्ट वाले में देखो कुछ कॉमन है क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ से इसके लिए कोड निकाल लिया मैंने, ब्लैक के लिए निकाल लिया। देखो दूसरे और तीसरे में मुझे यहाँ पर कॉमन दिखेगा रनिंग। तो अगर यहाँ रनिंग कॉमन है ना, तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा। तो देखो 5 कॉमन दिख रहा है, और इसके लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 कॉमन था। तो रनिंग के लिए हम यूज करेंगे 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा रनिंग के लिए 5। अब एक ही बचा काउ। तो देखो चौथे और पांचवे को अगर आप कंपेयर करो, तो काउ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में भी एक चीज कॉमन होगी, तो 7। इसलिए काउ के लिए हम यूज करेंगे 7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 5 और 7 हमें दिख जाए, तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में ना आपको आकृति पूरी करनी थी। तो देखो इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलाकर देख लो कि ये इस तरीके की कौन सी पिक्चर बनेगी। तो डी जो होगा इसका ऑप्शन सही था, तो 52 का डी आप मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए 53। तो इसमें आपसे काउंट करवाएं कि कितने वर्ग हैं। तो वर्ग गिनने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, और इधर भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है उन दोनों का इंटू कर लो, यानी कि 4 इंटू 4, प्लस दोनों में से एक एक माइनस करो तो 3 इंटू 3, प्लस फिर दोनों में से एक एक माइनस करो तो 2 इंटू 2, और प्लस फिर दोनों से एक एक माइनस करो तो 1 इंटू 1। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस 4 हो गया और प्लस 1। सबको जोड़ लो, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। यानी कि इसका जो ऑप्शन था वो सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में आपसे पूछा गया था कि इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे डी डिफरेंट है। देखो मैं बताऊं क्यों डिफरेंट है। इसमें ना कुछ इस तरीके की पिक्चर बनी हुई है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब देखो पहली लाइन जो है ना, इस कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाकर बनी हुई है इस तरह से, और दूसरी लाइन यहाँ अंदर खिंची हुई है, यानी कि इसके मिडल पार्ट से। और ऐसे ही यहाँ पर जो लाइन खिंची है ये कॉर्नर से बनी है, और फिर दूसरी लाइन जो है ये मिडल पार्ट से बनी है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है ना, देखो एक बड़ी लाइन, उसके लेफ्ट साइड में छोटी लाइन, बड़ी लाइन और लेफ्ट साइड में छोटी लाइन, इस तरह से इसमें इसमें और इसमें तीनों में हो रहा है। लेकिन जो चौथी वाली पिक्चर है, देखो ये तो बनी हुई है कॉर्नर से, और इधर राइट साइड में और इधर लेफ्ट साइड में छोटी लाइनें बनी हैं, इसलिए डी वाला जो होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही देखो 55 में क्या किया है। तो 55 में जो ये हमारा अम्ब्रेला दिखा है ना, इसमें इसका रोटेशन देखो कैसा है। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड को है, ऐसे ही देखो इसमें भी ये लेफ्ट साइड को है, और इसमें भी ये लेफ्ट साइड को है, लेकिन इस वाले में राइट साइड को है। इसलिए इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट होगा, कि बी डिफरेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। तो यहाँ पर वैल्यू भर दो, 60 इंटू एच का मतलब है घंटे, यानी कि 4 घंटे, माइनस 11 इंटू एम की वैल्यू है 40, तो यहाँ 40 और अपॉन 2। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 6 चौक 24 और माइनस 11 चौक 44/2। तो यहाँ से बचेगा आपका 200, और 200 को आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो कितना बच जाएगा 100। यानी कि 100 जो है वो इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। तो इसमें कहा है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में ऐसे कितने वाई हैं जिनके बाद में आई हो परंतु आई के बाद एक्स ना हो। मतलब कहने का ये है कि वाई आई एक्स वाले जो है ना, हमें काउंट नहीं करने हैं। तो पहले आप बाई काउंट कर लो कितने हैं। देखो ये बाई है,
दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। हमारे पास टोटल 10 वाई हैं। अब हमें कौन से वाले गिनने हैं? जिनके तुरंत बाद में जो है आई हो लेकिन उसके साथ एक्स ना हो। तो देखो पहले वाले के तुरंत बाद आई है लेकिन एक्स भी तो है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। उससे अगले को देखो, वाई के तुरंत बाद आई है लेकिन वाई है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे पहला, ठीक। फिर उसके बाद इस वाले वाई को देखो, इसके बाद तो आई है ही नहीं तो इसको छोड़ दो, ये काउंट नहीं होगा। फिर इसके बाद देखो इस वाले वाई के बाद आई है और फिर आई है, तो इसका मतलब इसको भी काउंट किया जाएगा क्योंकि हमें एक्स नहीं चाहिए ना, बस। तो देखो यहाँ पर वाई है, वाई के तुरंत बाद एक्स है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ वाई है, आई है, एक्स है, तो ये देखो वाई आई एक्स बन गया, यही वाला पैटर्न, तो इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। फिर इसको देखो, तो यहाँ पर वाई है, फिर आई है, फिर वाई है, मतलब ये भी हमारे लिए काउंट होगा। फिर इसके बाद इसको देखो, तो यहाँ आई नहीं है, वाई के तुरंत बाद आई है, वाई है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4। इसलिए इसका जो आंसर होगा एक सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कहा है कि कौन सा वेन आरेख विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय को रिप्रेजेंट करेगा। तो डी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 से 62 तक के लिए नीचे दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा गया है। यहाँ कहा है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। तो ये कुछ इस तरह से हैं कि 2 पंक्ति हैं, 1 2 3 और ऐसे 1 2 3, इस तरह से कुछ 6 लोग बैठे हैं। देखो ई के बारे में बोला गया है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, तो आप यहाँ पर बनाओ, देखो ई को बनाओ कहीं पर भी बीच में, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ई यहाँ पर बैठा होगा तो इसके एक साइड में इधर और एक साइड में इधर 2 व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है। फिर देखो डी जो है वो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अभी हमें डी के बारे में नहीं पता कहाँ बैठेगा, लेकिन इस वाले को पढ़ो। यहाँ कहा है कि सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णवत बैठा है, तो देखो अगर मैं सी को इधर बैठाता हूँ तो सी ई का पड़ोसी हो जाएगा। और दूसरा केस कौन सा बनेगा कि ये ई के इधर भी बैठ सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आप बनाकर चलो। फिर देखो इसके बाद में ये क्या कहा है कि डी के विकर्णवत बैठा है, तो विकर्णवत का मतलब है इधर सामने कौन होगा? डी होगा। फिर उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, तो बी अगर एफ का पड़ोसी है तो इस वाली लाइन को एक बार और पढ़ लूं जो सेकंड वाली थी। इसमें कहा है कि डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो डी अगर एफ के बाएं है तो एफ इधर बैठेगा और इसके बाएं पहला स्थान दूसरा स्थान। तो अगर इसमें मैं सी के विकर्णवत इधर डी को बैठाता हूं तो एफ के फिर ये दाईं साइड में आएगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हम गलत कंसीडर कर रहे थे, ये वाली सही है, ठीक। फिर देखो आप पढ़ो लास्ट वाले को, कहा है कि बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, तो यहाँ पर बी बन गया, तो एक ही प्लेस बचा ए वाला, इसलिए ये कुछ इस तरह से बैठेंगे कि एक रो में बैठेंगे ए ई सी और दूसरे में बैठेंगे डी वी एफ। तो देखो 59 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के ठीक सामने कौन बैठा है? ई, इसलिए 59 का जो आंसर था वो सी सही था। फिर देखो इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या कहा है 60 में कि कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ए और ई बैठे हैं क्या? तो देखो ए और ई एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो इसका आंसर पहला वाला ही सही है, 60 का ए आंसर सही था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा कौन सा है, तो एफ और सी का है क्या? तो देखो एफ और सी ये तो आमने सामने बैठे थे, तो ये तो नहीं है। फिर देखो इसके बाद डी और ए का है क्या? तो डी और ए, यहाँ पर डी और ए भी आमने सामने बैठे हैं, हमसे तो विकर्णवत कहा है, तो ये भी नहीं है। ए और सी हैं क्या? तो ए और सी देखो ये तो एक ही पंक्ति के हैं, तो ये भी नहीं है। तो ए और एफ हैं क्या? तो ए और एफ ही होंगे, क्योंकि देखो ए यहाँ पर बैठा है और एफ यहाँ पर बैठा है और इसके विकर्णवत ये बैठा हुआ है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर था वो डी सही था 61 का। फिर एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है यदि डी ई के स्थान पर चला जाए तो नए स्थान पर डी का पड़ोसी कौन होगा? ठीक है, तो पहले डी को हम ई के प्लेस पर बैठा देते हैं, तो डी जो है अगर ई के प्लेस पर पहुंचेगा तो ये यहाँ आ जाएगा टी, तो इसके पड़ोसी कौन होंगे? ए और सी, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि ए और सी उसके नए पड़ोसी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, इसमें कहा है कि अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया है जिस कारण उसकी घड़ी 4:25 पर
समय दिखा रही है और उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। तो सही समय क्या था? तो देखो यहाँ ना सीधे आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज निकालनी हो तो उसे 11:60 या 12 बजे में से माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा 5 और यहाँ से 3 और यहाँ से 7 और 7:35 कौन से ऑप्शन में दिया है? बी में। तो जो 63 क्वेश्चन है उसका बी आंसर सही था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। तो 64 में कहा गया है कि ये जो समीकरण आपको दी हुई है इसमें कौन से साइन आप चेंज करो कि आपका आंसर आ जाए। तो इसका जो आंसर है ना वो सी वाला सही है। देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू 1। अब देखो आपको क्या करना है प्लस की जगह और इनटू की जगह चेंज कर दो। इसकी जगह तो इनटू साइन लगा दो और इसकी जगह प्लस का साइन लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 9 सत्ते 63 होते हैं और 3 से डिवाइड कर रहे हैं प्लस 2 डिवाइड माइनस 22 इक्वल्स टू 1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 21 टाइम्स और प्लस 2 माइनस 22 इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये दोनों प्लस होंगे तो 23 हो जाएगा और माइनस 22 करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 1 ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 64 था उसका सही आंसर था सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कहा है कि अध्ययन का संबंध ज्ञान से है तो कार्य का संबंध किससे होगा? जब अध्ययन करते हैं तो ज्ञान आता है और कार्य करते हैं तो अनुभव होता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कि 66 से लेकर 68 तक के लिए निम्नलिखित कथनों का सावधानी से परीक्षण कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 मित्र हैं ABCD और उनके बारे में कहा गया है कि ए और बी जो हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो फुटबॉल की एक तो फुटबॉल का जिक्र हो रहा है, फिर दूसरा क्रिकेट का जिक्र हो रहा है, तीसरा हॉकी का जिक्र हो रहा है और चौथा हो रहा है बास्केटबॉल का। ठीक है, तो आपने ये चारों लिख लिए। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है कि ए और बी जो हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो ए और बी फुटबॉल में भी लिख लो और ए और बी क्रिकेट में भी लिख लो। फिर उसके बाद देखो सेकंड वाले को, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो क्रिकेट में बी तो मैंने पहले से लिख रखा है, सी और लिख लो और यहाँ पर भी बी और सी लिख लो क्योंकि वो हॉकी भी खेलते हैं। फिर देखो सी को, तीसरे में कहा है कि ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो ए और डी को बास्केटबॉल में लिखो, ए और डी और फुटबॉल में भी लिखो। तो फुटबॉल में ए तो ऑलरेडी लिखा है, डी और लिख लो। फिर उसके बाद में क्या कहा है, डी में सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हॉकी वाले में लिखो सी और डी को, तो यहाँ पर डी बना लिया और बास्केटबॉल में सी और डी को लिखो तो सी यहाँ बना लिया। अब देखो यहाँ से ये टेबल एक तरीके से हमने कंप्लीट कर ली। इसके बेस पर हम आंसर देंगे। कहा है हॉकी कौन नहीं खेलता है? तो हॉकी के लिए देखो ये ब्लैंक पड़ा है ए का स्थान, मतलब ए जो है वो हॉकी नहीं खेलता। इसलिए 66 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में कहा है कि बी सी और डी तीनों कौन सा खेल खेलते हैं? तो बी सी और डी के बारे में अगर हम कहें तो देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो हॉकी खेलते हैं। तो इसके लिए इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि बी सी और डी जो है वो हॉकी खेलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। तो इसमें कहा है कि दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी? तो देखो ये यहाँ पर जो स्टार बना है इसमें कुछ पैटर्न लग रहा है। यहाँ 3 का अंतर है, फिर इसके बाद यहाँ 6 का अंतर है। तो इसके बाद कितने का अंतर होगा? देखो 3 से बनाया हमने 6 इंटू 2 करके और 6 से इंटू 2 करके बनाएंगे 12। तो यहाँ पर 12 का अंतर होगा, मतलब 18 में अगर हम 12 प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 30। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 69 था उसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में इसमें कहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। तो रीता जो है देखो बाएं से मैंने 15वें स्थान पर बना दी और मधु को दाएं से 18वें स्थान पर बना दिया। फिर कहा गया यदि इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं तो हम 5 प्लेस बीच में कैरी करेंगे। और फिर कहा है बताइए पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी? तो कम से कम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 15 है, 5 इसमें से माइनस कर दिए तो इधर बचे 10। यानी कि इन दोनों को कर लेंगे हम प्लस। यहाँ से आ रहे हैं ये 18
और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं 10, तो 18 प्लस 10 और माइनस 1, तो टोटल ये बन जाएंगे 27, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, तो 71 में मिरर इमेज पूछ रहा है। तो मिरर इमेज जब भी आप बनाओगे ना, तो जो दूर की जगह है वो दूर की जगह बनेगी चीज, और जो पास में है वो पास में बनेगी। तो इसके जैसा आपका डी ऑप्शन मैच करेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो इसके बाद 72, इसमें भी यही कहा है। तो देखो ये चीज ध्यान रखना, मिरर किधर लगा हुआ है। अगर मिरर यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो इमेज इधर साइड में बनेगी, और इधर साइड बनने के बाद में इमेज कौन सी वाली सही हो जाएगी, बी। तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है। देखो इसी की तरह है 73 क्वेश्चन, यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो नीचे की साइड में बनेगी, क्योंकि मिरर जो लगा हुआ है वो नीचे बना हुआ है ना। तो ये जो सारी पिक्चर्स है ना, ये उल्टा हो जाएंगी बिल्कुल। ये ऐसे बनेगा, ये डी ऐसे बनेगा, और ये 6 जो है वो इस तरह से बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो 74 है, तो 74 में 5 जो है वो उल्टा हमें कैसा दिखेगा, तो ऑप्शन सी के जैसा दिखेगा, सी करेक्ट है इसका भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, तो उसमें कहा है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मान लो x घोड़े हैं, तो x ही संख्या में आदमी हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहा है। तो देखो इससे ना दो भागों में बांट दो, x/2 और x/2। ये जो x/2 है ये तो घोड़े पर बैठे हैं, बाकी ये वाले पैदल चल रहा है, ठीक। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, तो देखो ये वाले जो घोड़े थे ये पैदल चल रहे हैं, और ये आदमी भी पैदल चल रहे हैं। तो घोड़ों के होते हैं 4 पैर और आदमियों के 2, ठीक है। तो इसकी 2 से इंटू कर ली, इसकी 4 से इंटू कर ली, और दोनों को ऐड करके 70 के बराबर कर दो, क्योंकि 70 टोटल पैर हैं। इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 4 और 1 5, यानी कि 5x इक्वल्स टू 70, मतलब x इक्वल्स टू 70/5। 5 से ये कट जाएगा 14 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू 14। हमसे पूछा है कि घोड़ों की संख्या क्या होगी, और x ही हमने घोड़ों की संख्या मानी थी, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को, तो इसमें कहा है कि यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो देखो 17 तारीख को अगर सोमवार वो दे रहा है, तो इसका मतलब 1 तारीख को दिन निकाल लो। तो अगर मुझे 1 तारीख को दिन निकालना है, मतलब ऐसे कहो कि 17 को अगर मंडे है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोनों दिनों को माइनस कर लो, बचे 16। तो 16 को करो 7 से डिवाइड, यानी कि 2 विषम दिन हुए। और 2 विषम दिन मतलब मंडे से मुझे 2 दिन पीछे जाना है। तो मंडे से 2 दिन पीछे 1 दिन 2 दिन, यहाँ तो संडे होगा, और फिर उसके बाद सैटरडे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो सैटरडे होगा, यानी कि शनिवार। मतलब 76 का जो सही आंसर था वो ऑप्शन डी था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, तो 77 में आपसे कहा गया है कि इन सारी आकृतियों में छिपी हुई आकृति कौन सी वाली है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें काउंट कर लो कितनी पिक्चर है, 1 2 3 4 5। तो 5 पिक्चर वाली जो भी इमेज आपको दिख रही है वही सही आंसर है। तो देखो जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो ही नहीं सकती, 7 हो गई, हमें तो 5 चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगी क्योंकि हमें 5 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं होगी क्योंकि हमें 5 चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है हमारा ए, वही सही होगा। गिनकर देख लो, 1 2 3 4 5। तो ए आंसर जो था वो इसका सही था। इसके बाद देखो 78 को, तो 78 में भी सेम यही पैटर्न है। आपको ये कहा गया है कि इन चारों को मिलाकर कौन सी वाली बनेगी। तो देखो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें, 12 ट्राइंगल हैं। तो देखो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। अच्छा इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही है, बी वाला। चाहे तो गिन कर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो इसमें 12 दिख रहे हैं ना हमें, तो इसका मतलब बी आंसर इसका सही था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, तो इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, मतलब कौन सा सीक्वेंस सही होगा। तो देखो यहाँ प्रकाशन दिया है, संपादन दिया है, लेखन दिया है, और फिर मुद्रण दिया है। तो देखो सबसे पहले ना राइटिंग होता है, किसी भी चीज को पहले लिखा जाएगा, और लिखने के बाद फिर उसकी एडिटिंग होगी, ठीक। तो आपको पता है 3 और 2, 3 2 से आने वाला कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन ही दिख रहा है,
इसका मतलब ए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, देखो एक्स जेड वाई, और इसको आप देख पा रहे हैं ना, तो देखो ऐसे समझो, यहाँ से एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ से यू वी डब्ल्यू, यहाँ से आर एस टी, और यहाँ से एल एम एन। तो यही तो पैटर्न लग रहा है। बस आपको क्या देखना है, एक्स से यू कैसे बना, यू से आर कैसे बना, और आर से अगला क्या आने वाला है वो आपको पता करना है। तो आप देखो, एक्स होता है आपका 24, यू होता है आपका 22, और 21, और आर होता है आपका 18। तो इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, देखो 3 माइनस हुआ यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ, तो अब 3 माइनस होगा तो ओ आएगा, और ओ से स्टार्ट होने वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इसका सी ही सही आंसर होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 81, इसमें कहा है ए जेड वाई बी सी एक्स और डब्ल्यू डी। तो कहीं ये आपको अपोजिट नहीं दिख रहा है, ये ए जेड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, बाई और बी भी अपोजिट होते हैं, ये बाई लिखा है, ये सी एक्स लिखा है, और ये ड्यू लिखा है। तो अगला क्या होगा, ईवी, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। तो 82 को कहा गया है 16। देखो यहाँ पर कुछ पैटर्न लग रहा है, 16 से अगर मुझे 24 बनाना है ना, तो मैं 3/2 का इंटू करूंगा, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, और 8 3 जा 24। ऐसे ही फिर 24 में फिर से 3/2 का इंटू करो, और फिर क्या आएगा हमारा यहाँ से 12, और 12 तिया 36, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इस 36 में मैं फिर से 3/2 का इंटू करूंगा, तो इससे कट जाएगा 18, और 18 तिया 54, जो कि अगला नंबर है। और फिर 54 में हम 3/2 का इंटू करेंगे, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 सत्ते 14, और ये 81। मतलब इसका जो सही आंसर था वो कौन सा था, 36। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। तो इसमें कहा गया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पासा अगर दिया हुआ है तो उसमें देखो कितने फेस कॉमन है। तो ऊपर वाले फेस पर 5 लिखा है, इधर भी 5 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 4 लिखा है। तो आपको पता है कि 5 और 2 और 5 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। तो इसमें कहा है कि कुछ घनों को चित्र में दर्शाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखो पहले आप इस पे सारे टोटल काउंट कर लो कितने होंगे। तो ये 2 का टावर है, ये 3 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 4 का, और बाकी के भी ये 4 4 के हैं, ये 3 3 और ये 2। तो अगर मुझे यहाँ से टोटल निकालने होते तो टोटल कितने आएंगे, देखो 4 4 के 4 टावर हैं, तो 4 चौक 16, प्लस 3 के भी 4 हैं, तो 3 चौक 12, और प्लस 2 के 2 हैं, तो ये 4 हो गए। टोटल जोड़ लो कितने हो जाएंगे, 16 16 32, यानी कि टोटल हो गए 32। अब आपको दिखाई कितने दे रहा है, तो दिखाई वो दे रहा है जो हम यहाँ से गिन सकते हैं आसानी से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 22 जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो माइनस कर दो, कितने बचे 10, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। तो 85 में आपसे क्या कहा गया है कि पी क्यू आर एस 4 क्रमागत महीने हैं, जिनमें पी एस में 30 दिन है, तो एस कौन सा होगा। तो देखो यहाँ 4 महीने हैं, पी क्यू आर और एस, और यहाँ से पी भी 30 का बताया है और ये भी 30 का बताया है। तो इन दोनों को आप 31 का रखकर देखो, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, जून, फिर ये जुलाई, फिर ये अगस्त, और फिर ये सितंबर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एस कौन सा महीना होगा, तो आप कहो एस जो है वो सितंबर का महीना होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद दिया है 86 क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है कि ए सी का चाचा है, आप बताइए कौन से वाले ऑप्शन से सही होगा। तो आप एक बार बी ऑप्शन को चेक करो, देखो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के अकॉर्डिंग पी क्यू का भाई होता है, मतलब ए जो है वो भाई हो जाएगा किसका, बी का। और फिर अगले दो के बीच में माइनस साइन है, तो माइनस का मतलब है पिता, यानी कि बी जो है वो पिता होगा किसका, सी का। तो देखो ये सी के फादर और फादर के जो भाई होंगे वो इसके चाचा लगेंगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो बी सही है।
इसके बाद देखिए 87 को, तो इसमें कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड ये दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। GARDEN, गार्डन में अगर इसके कोड्स लिखें तो ये 7 होगा, ये 1, ये 18, ऐसे ही ये 4, ये 5 और ये 14। अब देखो पहले दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो 8 आएगा और यहाँ H होता है, और 18 और 4 होता है 22, तो 22 पर क्या होता है B, और 15 और 14 और 5 होता है आपके 19, और 19 पर होता है S। मतलब कहने का ये है कि इसका जो कोड बनाया हुआ है ना वो दो दो के पेयर में बनाया है, और दो दो के पेयर में हम यहाँ पर लिखेंगे BRIGHT, ब्राइट। ये 2 होता है, ये 18, और ये 9 होगा, ये 7, ये 8 होगा और ये 20 होगा। ठीक, जब सबको ऐड कर लो दो दो को, तो पहले दो ऐड करेंगे तो 20 आएगा, मतलब टी। और टी वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है सॉरी। तो 9 और 7 हो गए 16, 16 का मतलब पी, तो टीपी। और 18, 20 और 8 हो जाएंगे आपके 28, 28 का मतलब हो गया 2, यानी कि बी। तो टीपीवी जो आंसर होगा वो हमारा सही होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को, तो 88 में कहा गया है कि इसमें जो ये सीरीज बन रही है इसका अगला जो पैटर्न बनेगा वो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर ना ये कुंडियाँ दिख रही होंगी आपको, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब 3 2 1, अगली बार में 1 भी नहीं होगी, तो 1 भी नहीं के देखो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों तो हट जाएंगे। बाकी देख लो रोटेशन के बेस पर, ये जो काला वाला बॉक्स है पहले यहाँ पर था, फिर एक बॉक्स छोड़कर अगले वाले में यहाँ काला हो गया, फिर अगला एक बॉक्स छोड़कर फिर ये काला हो गया, फिर ये अगला बॉक्स छोड़कर अब की बार ये वाला काला होगा। तो ये वाला काला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही देखो 89 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा। 89 में आपको दिया हुआ है कि पहले वाले पैटर्न में बताओ क्या होगा, और ये 3 दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर इस वाले टर्म को देखो, ये रोटेट होकर ऊपर पहुंचा, यहाँ आया, फिर रोटेट होकर इधर आया, ये आया। तो अगली बार में रोटेट होकर किधर आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर पर, और इस वाले कॉर्नर पर सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को, तो 90 में कहा गया है कि सार्थक क्रम में शब्द लगाइए और आपको बताना है कि मध्य में कौन सा होगा। तो मध्य में आप देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर अक्षर, पहली बार में अक्षर आएगा, फिर उसके बाद में अक्षर से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य, और वाक्य से बनेंगे अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, और अनुच्छेद से बनते हैं आपके अध्याय यानी कि चैप्टर। ठीक है, अब आप देखो ठीक बीच में क्या है, वाक्य, तो आपका जो आंसर होगा बी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 91 को, तो 91 में आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी बार एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है। तो सम कौन कौन से हैं, 2 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर उसके बाद ये 4, ये 8 और ये 4 और ये वाला 4 और ये 8, यही तो है सारे। अब देखो इसके बाद आपसे कहा इसके ठीक बाद में विषम, तो 2 के बाद विषम है इसलिए ये पेयर 1 बन गया। ऐसे ही देखो इसके बाद भी विषम है, इसके बाद भी विषम है ना, इसके बाद नहीं है, 8 विषम नहीं होता तो ये छोड़ दिया, इसके बाद ये भी नहीं है, इसके बाद ये पेयर बन जाएगा क्योंकि 4 के बाद 5 है, और 4 के बाद 8, ये भी नहीं बना। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर बने, 4, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 4 3 4 3, यानी कि 4 और 3 में से देखो पहले कौन सा आएगा। तो ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर LIT सेम है, फिर इसके बाद में T है तो T20 होता है, E5 होता है, मतलब 4 नंबर पहले आएगा, और 4 नंबर वाले 2 ऑप्शन है तो 2 एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद देखो कि 2 और 3 में पहले कौन सा आएगा। तो 2 और 3 में पहले आएगा, देखो LI, यहाँ E है, यहाँ L है, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा और 2 नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखो, इसमें कहा है कि अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो हम इसको यहाँ से नीचे दक्षिण की ओर कितना चला लेते हैं, 100 मीटर। फिर कहा है कि वह वहाँ से 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अगर ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो वापस चला गया ये पीछे की साइड में कितने मीटर, 60 मीटर, तो ऊपर कितना बचा होगा, 40। फिर इसके बाद वह 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है, यहाँ से ये 30 मीटर पूर्व की ओर आ गया।
तो पूछ रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये वाली आपकी डायरेक्शन है और आप ये जानते हो किसी ट्राइंगल में अगर ये 40 है और ये 30 है तो ये 50 होता है और 50 मीटर, और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, साउथ ईस्ट, यानी कि हमारा आंसर सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को। तो 94 में कहा है कि अनिल और मोहन का जो वजन है वो 100 किलो है, मतलब अनिल प्लस मोहन का जो वेट है वो 100 केजी है। और फिर आगे कहा है यदि अनिल का वजन रवि के वजन से 3 किलोग्राम कम है, मतलब रवि का जो वजन है उससे 3 किलोग्राम कम है, परंतु मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है, लेकिन यही जो वेट है वो मोहन से 4 किलोग्राम ज़्यादा है, तो आप बताइए रवि का वेट कितना होगा। अब आप ये सोचो कि यहाँ से इसमें ना ये ऐसे मान लो 3 इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको रवि का वेट निकालना है। तो चाहे तो आप देखो यहाँ से एक ही वैल्यू इस वाली इक्वेशन में भर दो, ये m+4। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं m+4 रख दूं और प्लस m इक्वल्स टू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2m इक्वल्स टू 100 में से 4 माइनस हो गया तो 96, और इस वाले 2 से इसको कट कर लो तो ये 48 आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास मोहन है उसका वेट कितना है 48। और दूसरी कंडीशन हमें दी है कि m+4 जो है वो r-3 के बराबर है। m की वैल्यू यहाँ पर भर दो तो ये हो जाएगा 48 + 4 इक्वल्स टू r-3। यहाँ से बन गया ये 52 और +3 इक्वल्स टू r। मतलब रवि का जो वेट आ जाएगा वो 55 केजी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसलिए 94 क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है कि 95 और 96 के लिए आकृति 1 और 2 एक विशेष तरीके से संबंधित है, मतलब इन दोनों में ना कोई एक संबंध बना हुआ है और उसके लिए आपसे कहा है कि तीसरी और चौथी के लिए समान पैटर्न बनाइए जैसा इन दोनों में है। ठीक, तो देखो ये पैटर्न कैसे बनेगा। आप इस चीज को देखो, ये जो पहला वाला है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये वाला जो है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये वाला जो है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है पहले वाले को, ये जो फर्स्ट है इसको मुझे घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये घूमकर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बॉक्स ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये ऐसे बन जाएगा, और इस तरह का ऑप्शन मुझे बी दिख रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। ऐसे ही है 96 में देखो क्या पैटर्न लगा था कि ये जो बाहर स्क्वायर दिख रहा है इसको हमने छोटा कर दिया और बीच में जो सर्कल रखा हुआ था उसको काट कर उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी यही लगाओ, जो बाहर साइड में स्क्वायर था उसको हमने अंदर रख दिया और बीच में जो ट्राइंगल था उसके दोनों पार्ट्स को उल्टा कर दिया, तो सी आंसर जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें कहा है कि प्रश्न संख्या 97 और 98 के लिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा घन है और 1-1 सेंटीमीटर में उसको काटा गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए काटने से पहले अगर इसे नीले रंग से रंगा गया हो तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। तो एक सतह कम से कम का मतलब होता है या तो एक भी ना हो, एक हो, दो हो या तीन हो, इससे ज़्यादा हमारे लिए नहीं होते। अब इसमें क्या है कम से कम तीन, कम से कम एक, तो कम से कम एक का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, एक ऐसा घन जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसे 1-1 सेंटीमीटर में कट करना है और कट करने के बाद में वो वाले निकालने हैं जो रंगहीन होंगे, मतलब जिन पर पेंट होगा ही नहीं। और वो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक साइड में 4 आ रहे हैं तो उसको 2 से माइनस करके क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह पर पेंट नहीं होगा। और टोटल अगर हम निकालें तो 4 का क्यूब करके 64 टोटल है। तो मतलब 64 में से ये वाले 8 माइनस कर दो तो कितने बच गए 56, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो 98 दिया है, कम से कम दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। अब कम से कम दो का मतलब क्या है, 0, 1, 2 और 3 वाले तो होते हैं। अगर कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, तो या तो आप दो वाले और तीन वाले दोनों निकाल लो, या फिर आप क्या काम करो 0 वाले और 1 वाले दोनों निकाल कर उन्हें टोटल में से माइनस कर दो। तो 0 वाले तो अभी हमने 8 निकाल ही लिए थे, एक सतह वाले और निकाल लो। तो एक सतह वाले कौन से होते हैं,
एक फलक पर जो बीच में होते हैं ये वाले, ठीक है। और एक फेस पर ये बीच में कितने आ रहे हैं, 4। अगर एक फेस पर 4 आना है तो टोटल 6 फेस हैं, तो 6 चौक 24, मतलब 24 ये हो जाएंगे। और 24 और 8 हो गए आपके 32, और टोटल हमारे पास थे 64, तो 32 इसमें से माइनस कर दिए, यानी कि 32 जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन है 99। 99 में कहा है कि बताइए कौन सी आकृति छिपी हुई है। तो आप इसको देखकर पता कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये आकृति कुछ इस तरह से छिपी हुई है, बन गई है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी करेक्ट होगा 99 का। और इसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक वर्ड दिया है वंडरफुल, और कहा है कि शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर अक्षरों में कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखो एक वर्ड आपको दिया है वंडरफुल, WONDERFUL। सबसे पहले लेटर के प्लेस लिख लो, तो ये 23 पर आता है, 15, 14, ये 4 पर आता है, ये E 5 पर आएगा, R 18 पर आएगा, F 6 पर आएगा, और ये 21 पर आएगा, और ये 12 पर आएगा। अब आपको ना इन्हें अरेंज करना है ABCD के अकॉर्डिंग, का मतलब इन्हें बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यानी कि 4, मतलब D पहले आएगा, फिर नंबर 5 यानी कि E आएगा, फिर 5 के बाद में उससे बड़ा कौन सा है, 6, तो F आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, F से बड़ा हो गया आपके पास 12 यानी कि L आएगा, फिर उसके बाद में है 14 यानी कि N, फिर आएगा 15 यानी कि O, फिर उसके बाद में 18 दिया हुआ है यानी कि R, फिर U, और फिर W। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये, यहाँ से चाहे तो आप लेटर के प्लेस लिखकर भी इसको दोबारा से कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि कौन से लेटर ऐसे हैं जिनके प्लेस चेंज नहीं हुए। तो यहाँ पर देखो U एक ऐसा है जो पहले भी यहीं रखा था और अब भी यहीं रखा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा कि एक लेटर ऐसा होगा जो अपना स्थान नहीं बदलेगा। बाकी अगर इन चैप्टर्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। वहाँ से कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, आप उन चैप्टर्स को पढ़िए और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए।